प्रोनाउन का नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51. द नंबर ऑफ पीपल which asked for the discount was low but grew during the summer period. अब यहाँ पे सबसे पहले एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है. जब भी क्वेश्चन में आप रिलेटिव प्रोनाउन को देखें तो माइंड में सिर्फ एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अपन को आने चाहिए. तो अब देखो, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट कहता है कि इसके ठीक पहला बैठा हुआ जो भी शब्द है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, मतलब लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, मुझे उससे मतलब नहीं है. तो आने वाला ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके ठीक पहले बैठे हुए शब्द के अकॉर्डिंग लगाया जाता है. तो इसने जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है वो किया है बेटा विच, और विच के पहले दे रखा है पीपल. अब यहाँ देखो, विच वर्ड जो यूज होता है वो होता है नॉन लिविंग के लिए, मतलब निर्जीव के लिए. अब मुझे बताओ, पीपल मतलब लोग, लोग निर्जीव है क्या? नहीं. एरर तो मुझे वैसे ही समझ में आ गया मैम, एरर तो है क्योंकि पीपल के अकॉर्डिंग विच आप नहीं लगा सकते. तो अपन पीपल जो कि इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, मतलब लिविंग है, मतलब मैं कह सकती हूँ सजीव है. और सजीवों के लिए हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम हु यूज करते हैं, राइट. अब हु के अलावा क्या मैम और भी रिलेटिव प्रोनाउन है? बिल्कुल है, एक whom है. ये हु एंड whom दोनों ही इंसानों के लिए यूज किया जाता है. तो देख, मेरे को एरर निकालनी थी तो एरर तो निकल गई. अब मुझे नहीं पता हु आएगा या whom आएगा, बस इतना पता है कि मैं पीपल के लिए विच तो नहीं आएगा. तो विच नहीं आएगा तो या तो हु आएगा या whom, तो एरर तो मुझे मिल गई. लेकिन अगर आपको ये भी पता लगाना हो कि हु आएगा या whom आएगा, तो ध्यान रखना, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब आए तो वर्ब के पहले हमेशा हु यूज किया जाता है, क्योंकि वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, और वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस में हम रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज करते हैं? हु का. ये है मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने प्रोनाउन के जो ग्रामर की क्लास ली जिसमें और अच्छे से समझाया हुआ है. जिन्होंने पढ़ी है उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए, क्योंकि बुक्स के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे, थियोरेटिकल पढ़ेंगे, आप इसको रट्टाफिकेशन करेंगे तो टफ पड़ेगा ये, क्योंकि हिंदी अर्थ करना पड़ता है, समझना पड़ता है. तो आप एक छोटा सा लॉजिक समझ लो, अगर वर्ब आ जाए, वर्ब के पहले मुझे कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो, इंसानों के लिए हु आएगा, और अगर वर्ब के बाद में यूज करना हो तो whom आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बनता है और ये सब्जेक्ट बनता है. सब्जेक्टिव केस में हम who का यूज करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में हम whom का यूज करते हैं. तो देखो, आस्क ये मेरी एक वर्ब है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? who होता है, तो इसलिए who लगा देना. नेक्स्ट क्वेश्चन, herself शो द थी. मुझे एरर तो मिल गई, क्यों जी बेटा? जैसे कोई भी आपका वर्ड है उसमें अगर सेल्फ आए या फिर सेल्व्स आ जाए, ये सब आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. कौन से प्रोनाउन होते हैं बच्चा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं. तो आपके पास दो तरीके इस काम को करने के, मतलब इस एरर को शॉर्ट आउट करने के. पहला एरर तो मुझे मिल गई मैम, ऑप्शन नंबर ए में एरर, भले कुछ भी आ, बस इतना मुझे पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी शुरुआत में सेंटेंस के नहीं आता. तो अगर एरर पूछी होती तो मैं एरर पक्का 1 लगाती, मुझे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन अगर बाई चांस हरसेल्फ नहीं आए तो क्या लगाना चाहिए? तो बेटा देखो, शी, हर, हर, हरसेल्फ, इस तरीके के प्रोनाउन का आपका चार्ट होता है. ये सब्जेक्ट होता है, ये आपका पॉजेसिव केस होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, और ये हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. तो बेटा सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, तो इसका सब्जेक्टिव केस अब क्या लगाएंगे यहाँ पे? शी. तो आप सेंटेंस अगर ऐसा करोगे ना, शी शो द थीफ, उसने देखा था क्या? चोर को, तो भी सही है. और इस सेंटेंस को इस तरीके से भी कर सकते हैं, शी herself saw the thief. अब मैम ये कैसे आ गया? आपने तो बोला स्टार्टिंग में अपन सब्जेक्ट की जगह herself यूज नहीं कर सकते. समझना, अगर सब्जेक्ट के साथ या वर्ब के पहले सेल्फ और सेल्व्स वाले वर्ड दिखे तो बेटा ये दोनों वर्ड आपके एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं और एक एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं. एम्फेसाइज प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोला जाता है. अब समझना, अगर ये सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह कभी भी नहीं आएगा. लेकिन अगर सेंटेंस में ये एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है तो ये सब्जेक्ट के साथ आ सकता है. कौन सा? सेल्फ और सेल्व्स वाले वर्ड, जैसे योर सेल्व्स है ना, देम सेल्व्स,
माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, इस तरीके से तो हम इनका यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एम्फोसाइज का मतलब है किसी काम पर जोर देना। जैसे समझना, मैं कहीं से जा रही थी, मैंने अपने एक स्टूडेंट को सुट्टे मारते हुए देखा और मैंने उसको फोन करके बोला कहाँ है बेटा? उसने कहा मैम मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं और सब गुस्से में उसके घर वालों के पास गया और मैंने कहा बच्चे को बुलाओ। घर वालों ने बच्चे को बुलाया। मैंने पूछा बेटा कहाँ था? बोल रहा मैम मैं मस्त लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। तो मैंने कहा ना 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 ना, झूठ मत बोल, मैंने खुद अपनी इन दोनों नेत्र कमलों से तुझको सुट्टे मारते हुए हवा में वो गोल गोल क्या बोलते हैं उसको, रिंग बनाते हुए देखा था। झूठ मत बोल। तो मैंने खुद ने, मैंने खुद ने देखा था। वो खुद ने एम्फेटिक प्रोनाउन होता है और खुदने की पहचान होती है इन सभी वर्ड्स के एंड में सेल्फ या सेल्स आते हैं। ये दोनों सेम होते हैं रेफ्लेक्सिव और एम्फेसिस देखने में, लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है। एम्फोसाइज करने में तो मैं लिख रही हूँ शी हरसेल्फ, उसने खुद ने देखा था चोर को। समझ में आया? एक तो उसने चोर को देखा नॉर्मल, लेकिन जो उसने खुद ने देखा भाई चोर को, तो इस सेंटेंस में आप ऐसे भी लिख सकते हैं शी हरसेल्फ सॉ द थीफ। तो पर एरर तो आपकी ऑप्शन ए में ही होगी। अगर शी हरसेल्फ आता तो सही माना जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, लेकिन ओनली हरसेल्फ गलत है एम्फेटिक के अकॉर्डिंग भी और रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम योर्स अफेक्शनेट सन। अब समझना, अफेक्शनेट प्रिय एक तरीके से जिसमें स्नेह बहुत ज्यादा हम करें। अब देखिएगा, सबसे पहले यहां पे आप देखना, जैसे मैंने बोला माय सन, ठीक है? तो जब भी आपके सेंटेंस में कोई नाउन आए और नाउन के पहले अगर आपको कोई प्रोनाउन लगाना है तो कौन सा केस आता है? पजेसिव केस आता है। जैसे आई, माय, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू। तो ये तो होता है ऑब्जेक्टिव केस, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये होता है सब्जेक्टिव केस, इसको भी मैंने बताया। बीच वाला होता है पजेसिव केस। तो अगर सेंटेंस में नाउन आए जस्ट बाद में तो पजेसिव केस का यूज करें, राइट? तो इस सेंटेंस को माय सन लिखूंगी, है ना? अब मान लो यहां पे मैं लिख दूं माय अफेक्शनेट सन, ये भी सही है। यहां पे मैंने क्या किया? बीच में एक शब्द जोड़ दिया। तो भाई ये थोड़ी कि अलग हो जाएगा माय अफेक्शनेट सन। कैसा है? गंदा है, अच्छा है, नलायक है, बुद्धू है। मैंने कहा नहीं भाई अफेक्शनेट है। तो यहाँ पे मैंने इसका एडजेक्टिव बना दिया, ठीक है? एडजेक्टिव आए बीच में, एडवर्ब आए बीच में या कोई और शब्द आए, लेकिन अगर नाउन आया है तो नाउन के पहले अगर आप प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं तो पजेसिव केस में ही आएगा। चाहे बीच में आप एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों को ले आओ या एडजेक्टिव को ले आओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, सेंटेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिमिलरली बेटा उस तरीके से ये मेरा एक नाउन है, ये मेरा एक एडजेक्टिव केस है, तो यहाँ पे मेरा जो प्रोनाउन आएगा वो कौन से केस में आएगा? पजेसिव केस में आएगा। तो यू का पजेसिव केस क्या होता है भला? योर होता है। तो योर्स लिखना गलत है, आपको लिखना पड़ेगा आई एम योर अफेक्शनेट सन। अब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, ask her to call me when she comes back. ask her, देखो ये ask आपकी एक वर्ब है। वर्ब के बाद अगर आपका कोई भी प्रोनाउन आए तो ध्यान रखना वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है। अब मुझे एक बात बताओ, हर क्या ऑब्जेक्टिव केस है? हाँ, शी, हर, हर। तो हर मेरा ऑब्जेक्टिव केस होता है, बिल्कुल सही है। सेंटेंस में टू आए तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी सही है। टू कॉल मी ये वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। मी बिल्कुल सही है, मुझे कॉल करना है। व्हेन आपका कनेक्टर हो गया, सब्जेक्ट आपका शी हो गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट शी कैसा होगा? सिंगुलर। तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर, ये भी सही है। मतलब इस सेंटेंस में एरर ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 मतलब ऑप्शन नंबर डी, नो एरर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी विच ही टोल्ड यू यस्टरडे। ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी, उसने मुझे वो सेम स्टोरी बताई थी जो तुम्हें बताई थी कल। समझना, अगर सेंटेंस में द सेम आ जाए या फिर ओनली आ जाए या फिर बेस्ट आ जाए या फिर कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए और अगर आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो तो इन सभी शब्दों के साथ आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन केवल डेट ही यूज किया जाता है। डेट का यूज हम नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव के साथ और लिविंग थिंग मतलब
सजीव के साथ, दोनों के साथ ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे द सेम ये वर्ड यूज हुआ है, तो आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो विच नहीं दैट होगा। भाई रिलेटिव प्रोनाउन हु भी होता है, हुम भी होता है, विच भी होता है, हुज भी होता है, दैट भी होता है, पर ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में इनमें से कोई शब्द आए तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा, चाहे वो सजीव के लिए आया हो और चाहे वो निर्जीव के लिए आया हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56। These kind of clothes are rather expensive for me to buy. अब देखना सेंटेंस में देखो, एक होता है दिस और दिस का होता है दीज। अगर कोई चीज काउंटिंग में एक है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, दिस का। लेकिन अगर कोई चीज एक से ज्यादा है तो हम क्या यूज करते हैं, दीज का। तो देखो दीज मतलब बहुवचन, तो मैंने क्या बोला, दीज अगर बहुवचन है तो बेटा इसके बाद आने वाला जो भी नाउन होगा वो भी कैसा होगा, ये नाउन भी बहुवचन प्लूरल होगा। तो दीज काइंड नहीं आएगा, दीज काइंड्स ऑफ, क्योंकि बहुत सारा है ना। दिस काइंड होता तो मैं समझ जाती, दिस के साथ आता तो मैं समझती, लेकिन सेंटेंस में क्या दे रखा है, दीज। तो दीज बहुवचन होता है, एक से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, तो आने वाला जो भी नाउन है वो बहुवचन होगा, तो बेटा काइंड का बहुवचन काइंड्स हो जाएगा। अब सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज द मैन who take care of the child। अब समझना, इस सेंटेंस में एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन हु एंड whom जो भी यूज हो, रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी यूज होता है, वो अपने ठीक पहले बैठा हुआ शब्द, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, इससे ठीक पहले बैठे हुए शब्द के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई इंसान मतलब कोई सजीव बैठा है, लिविंग बैठा है, तो हम दो रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं, एक तो होम का और एक हु का। तो हुम आएगा या हु आएगा, ये कैसे डिसाइड करें, पहला एक तो बेसिक मेथड है, दूसरा मेथड ये समझना, अगर सेंटेंस में कोई वर्ब आ जाए, वर्ब के पहले आपको रिलेटिव प्रोनाउन हु या हुम में से कोई ना कोई लगाना पड़े, तो वर्ब के पहले रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा क्या आता है, हु आता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। लेकिन अगर वर्ब के बाद पूछे तो वर्ब के बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है, whom आता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट। तो टेक्स केयर, ये आपका देखभाल करना, ये आपका एक वर्ब है और वर्ब के पहले हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है, who आता है। तो अब सेंटेंस में whom की जगह अपन को क्या लगाना पड़ेगा, who। नेक्स्ट क्वेश्चन, I and my wife were declared the best couple at the party। क्या बात है, पार्टी में बेस्ट कपल का अवार्ड मिला है, डिक्लेयर की गई है सबसे बढ़िया मस्त कपल। वेरी गुड। अगर मैंने आपको बताया था हम दो तरीके के काम करते हैं जीवन में, एक तो करते हैं अच्छा काम जिसे हम बोलते हैं गुड एक्ट, एक करते हैं बुरा काम जिसे हम बोलते हैं बैड एक्ट। अगर सेंटेंस में अच्छा काम है तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का नाम, और अगर बुरा काम है तो पहले अपना नाम, फिर दूसरे का नाम, फिर तीसरे का नाम लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आप कपल डिक्लेयर हुए, बेस्ट कपल डिक्लेयर हुए, तो अच्छा काम है, तो अच्छे काम में पहले सेकंड पर्सन यू आता है, फिर थर्ड पर्सन ही शी इट दे कुछ दे रखा हो तो वो आता है, या किसी का नाम दे रखा हो तो वो आएगा, चाहे एक नाम दे चाहे 10 नाम दे, उससे मतलब नहीं है। और एंड में आप फर्स्ट पर्सन आई लगाओगे। तो देखो, आई एंड माई वाइफ, एक तो मैं हूं और मेरी पत्नी। अब मेरी तो मतलब हस्बैंड के बारे में बात करोगे, लेकिन समझ लो मैं एक बॉय हूँ, एक लड़का हूं, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं और मेरी पत्नी, मेरी वाइफ। तो मेरी वाइफ थर्ड पार्टी हो गई ना, तो उस वाइफ की बात कर रही है, तो यहाँ पे अब वाइफ आपका थर्ड पर्सन बनेगा। तो थर्ड पर्सन पहले आएगा क्योंकि ये एक अच्छा काम है, और अपना नाम सबसे एंड में। तो एरर सीक्वेंस की थी, आई एंड माई वाइफ नहीं होगा, माई वाइफ एंड एंड होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59, he is a university professor but of his 3 sons neither has any merit। अब समझना, अगर किसी सेंटेंस में साफ साफ नंबर दे दे 3, अगर ये नंबर 2 से ज्यादा हो तो हम हमेशा कभी भी नीदर और एक वर्ड होता है ईदर, इनका यूज नहीं करते हैं। इस केस में हम किसका यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में नन का यूज करते हैं, क्योंकि नीदर का यूज केवल 2 चीजों के लिए होता है। अगर चीजें 2 से ज्यादा है, 3 है, 10 है, 3000 है, 10,000 है, 10 लाख है, 10 करोड़ या अरब है, तो उनके लिए हम नेगेटिव सेंटेंस में नीदर की जगह क्या यूज करते हैं, नन का इस्तेमाल करते हैं। तो एरर आएगा नन हैज एनी मेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60, अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। कंप्यूटर वायरस वर्क एग्जैक्टली किस तरीके से करता है, जैसे जो बायोलॉजी वेराइटी होती है वो हमला कर देता है कहाँ पे, ह्यूमन बॉडी में। कौन, ये व्यक्ति। मैंने आपको क्या बताया था, जब सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए,
उसके पहले जो भी शब्द आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन और ये शब्द, ये दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। तो देखो विच के पहले आया है वेराइटी। अगर ये सिंगुलर हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के आने के बाद आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर लगाना, लेकिन अगर ये वर्ड प्लूरल हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आप वर्ब क्या लगाना, प्लूरल, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही ये वर्ब लगाई जाती है, इसी के अकॉर्डिंग ये रिलेटिव प्रोनाउन लगाया जाता है। वैरायटी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं, बिल्कुल सही है। तो आने वाली वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग होगी, वैरायटी सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। इन्होंने बहुवचन फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, मुझे एस और एस फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो विच इन्वेड्स द ह्यूमन बॉडी। अब सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,